सैयद और लोधी सल्तनतों का दौर हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। सैयद खानदान की हुक्मरानी 1414 से 1451 तक रही, जिस दौरान दिल्ली में सियासी इस्तेहकाम का लॉस था, मगर उनकी हुक्मरानी ने मकामी तौर पर एक नई इंतजामी बुनियाद फराहम की। उसके बाद लोधी सल्तनत ने 1451 में इक़्तिदार संभाला और 1526 तक हुकूमत की। लोधी हुक्मरानों ने इंतजामी रिफॉर्म्स के जरिए सल्तनत की मईशत और फौजी ताकत को स्टेबल किया। ताहम इस दौर का इख्तिताम बाबर के हाथों पानीपत की जंग में शिकस्त के साथ हुआ। ये दोनों खानदान हिंदुस्तान की सियासी तारीख के अहम माइलस्टोन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प दौर के बारे में जिसे सैयद डायनेस्टी कहते हैं, जिसका दौरानिया 1414 से 1451 तक रहा। सैयद खानदान दिल्ली सल्तनत का चौथा खानदान था। इस सिलसिले ने अपने आप को सैयद का हिस्सा बताते हुए क्लेम किया कि वो लास्ट होली रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आए थे। ये एक तरह का फैमिली ट्री था जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से आने वाले लोग शामिल थे, जो अपनी लीनिएज पर फख्र महसूस करते थे। तैमूर के दिल्ली पर राज करने और 1398 में दिल्ली सल्तनत का खात्मा करने के बाद उसने सैयद खिजर खान को दिल्ली का गवर्नर मुकर्रर किया। यह फैसला एक नया आगाज था, क्योंकि तैमूर ने सल्तनत के जवाल का सबब बनते हुए नई हुकूमत के लिए राह हमवार की। इस हुकूमती दौर में 4 मुख्तलिफ अफराद ने हुकूमत संभाली, यानी 4 मुख्तलिफ हुक्मरानों का दौर चला, जो कि तकरीबन 37 ईयर्स तक रहा। अब हम लोधी डायनेस्टी की कहानी सुनेंगे, जो 1451 से 1489 तक कायम रही। लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी हुक्मरान खानदान था, 1451 में बहलूल लोधी ने कायम किया, जिनका हुक्मरानी दौर 1489 तक रहा। बहलूल लोधी एक ताकतवर चीफ थे जिन्होंने पंजाब में अपनी सलाहियतों की बिना पर तख्त संभाला। आपने आखिरी सैयद किंग्स के बाद ये शानदार इक़्तिदार हासिल किया। उन्होंने अफगान और टर्किश चीफ्स की लीग बनाई ताकि अपने किंगडम पर कंट्रोल बरकरार रख सकें। आप सोच रहे होंगे ये लीग कैसे काम करती थी, यानी एक तरह का दोस्तों का ग्रुप जिसका मकसद एक दूसरे की मदद करना था। लोधी डायनेस्टी ने आर्ट, पोएट्री और आर्किटेक्चर को फरोग दिया। यही वजह है कि आज भी उनके दौर को एक रोशन दौर समझा जाता है। सोचें कि बहलूल लोधी अगर एक स्ट्रांग लीडर ना होते तो क्या होता। बहलूल लोधी ने 1451 से 1526 तक हुक्मरानी की, जिससे लोधी खानदान दिल्ली का पहला अफगान खानदान बन गया। उन्होंने 20 नुमाया अफगान और तुर्क सरदारों का इत्तेहाद कायम किया, जिसने उनकी हुकूमत के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल फाउंडेशन फराहम की। उन्होंने पंजाब से लेकर मालवा और जौनपुर तक के इलाकों पर कब्जा किया और अपनी किंगडम को मजबूत बनाया। आप ये भी जान लें कि सैयद किंग्स के बाद उनका उरूज एक नए दौर की अलामत था। अब हम बात करेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। इस सुल्तान यानी बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा तरतीब दिया ताकि गुड्स की कीमतें रेगुलेटेड रहें और टैक्सेस फेयर हों। इनका मकसद नोबल्स को भी चेक में रखना था, यानी कि उन्होंने डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स को भी पनिश किया, इंश्योरिंग के इंटीग्रिटी कायम रहे। सिकंदर लोधी ने अपने वालिद की एक्सपेंशन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए किंगडम का इख्तियार बिहार तक बढ़ाया। उन्होंने मॉडर्न सिटी आगरा की तामीर की कमीशनिंग भी करवाई। उन्होंने रोड्स तामीर करवाए और रूट्स को थीव से महफूज रखने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए। ये सब इकदामात उनकी एफिशिएंट सुल्तान हैसियत को वाज़े करते हैं। सिकंदर लोधी को एक काबिल हुक्मरान और मुंतजिम के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ रिफॉर्म्स किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने सल्तनत में रेगुलेटेड प्राइसेस के निज़ाम को इम्प्लीमेंट किया और ये यकीनी बनाया कि टैक्स का निज़ाम फेयर और ऑर्गेनाइज्ड हो। रेगुलेटेड प्राइसेस का मतलब है कंट्रोल शुदा कीमतें। अपनी शानदार सर्विस और हार्डवर्क के बाद 1517 में वफात पा गए। उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने इनकी सक्सेशन यानी जानशीनी संभाली। वो फौजी इंतजामी और समाजी इस्लाहात के लिए मारूफ थे। आइए बात करते हैं इब्राहिम शाह लोधी 1517 से 1526 की तारीख की, जो आखिरी दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। तारीख में उन्हें दिल्ली सल्तनत के आखिरी हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। ये वो पीरियड था जो मुगल सल्तनत के उरूज से पहले दिल्ली में इस्लामी हुकूमत को बयान करता है। वो एक ज़बरदस्त फाइटर था, लेकिन एक बड़े सल्तनत की हुक्मरानी के लिए डिप्लोमेटिक स्किल्स भी ज़रूरी थी।
एक ऐसे बादशाह का तस्वर करें जो मैदान जंग में तो ज़बरदस्त हो, मगर अफ़गान के अजीम लोगों से निमटने के लिए ज़रूरी डिप्लोमेसी से महरूम हो। यही ट्रेड्स उसकी नाकामी की वजह बने। इब्राहिम शोरबाजी और मशकूक मिजाज के मालिक थे, जिसकी वजह से कोर्ट में मौजूद अफ़गान नोबल से रिश्ते टूट गए। वो कई आला ऑफिशल्स और नोबल्स को पॉइजन करके ख़त्म कर देते थे, जिससे उनकी शोहरत नामुनासिब हो गई। उसकी 9 साला हुक्मरानी में वो बार बार रिवोल्टिंग नोबल्स की बगावतों को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा होता था। रिवोल्टिंग नोबल्स यानी वो मालदार या अहम लोग जो अपने बादशाह या हुक्मरान के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। उस वाक़े का एक मशहूर एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्ट विद द रूलर ऑफ मीवार, राणा सांग्राम सिंह, जिसमें इब्राहिम की फोर्सेस को डिसाइसिव डिफीट यानी फैसला कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के वसाइल को ड्रेन कर दिया, बल्कि लोधी डायनेस्टी की प्रेस्टीज यानी वक़ार को भी कम कर दिया। अब बात करते हैं एक और अहम नुक्ता नज़र पर। गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी ने बाबर को दावत दी, जो कि किंग ऑफ काबुल था। इसे एक ऐसी इनविटेशन समझें जो खेल के बिगड़ जाने पर रेफरी को दी जाती है, लेकिन यहाँ इनविटेशन का मकसद था इब्राहिम शाह लोधी की हुक्मरानी को ख़त्म कर देना। बाबर ने दिल्ली तक पहुंचने के लिए 15,000 मैन की आर्मी को साथ लिया और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि गन पाउडर, जो उस वक्त एक नई तकनीकी इजाद थी। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न वेपन्स कैसे वॉरफेयर को तब्दील कर देते हैं? बाबर ने क्लेवर स्ट्रैटेजी के जरिए इब्राहिम की आर्मी, जिसमें 100,000 सोल्जर्स और 1,000 एलिफेंट्स शामिल थे, को शिकस्त दी। ये टैक्टिक्स हमें बताती हैं कि क्लेवर प्लानिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह हिस्टोरिक बैटल्स में डिसाइसिव साबित हो सकती हैं। आखिर में बाबर की विक्ट्री और इब्राहिम शाह लोधी की डेथ ने एक हिस्टोरिक बैटल ऑफ पानीपत 1526 को जन्म दिया, जिसने ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया, बल्कि मुगल एम्पायर की बुनियाद भी रखी। ये विक्ट्री मुगल सल्तनत के स्टार्ट की अलामत बनी। ये बैटल ना सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और मॉडर्न वेपनरी की मिसाल है, बल्कि ये भी सिखाती है कि एक लीडर के नेगेटिव ट्रेड्स जैसे कि एरोगेंस और जल्दबाजी में फैसले किस तरह पूरे निज़ाम को कोलैप्स कर सकते हैं। इस वाक़े का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि ये हिंदुस्तान की तारीख में एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है, जो हमें लीडरशिप, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर के इस्तेमाल के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। अब हम बात करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पर, यानी भक्ति मूवमेंट और गुरु नानक के बारे में। 15th एंड 17th सेंचुरी के दरमियान एक ज़माना था जब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हलचल मचा दी थी। भक्ति तहरीक ने इंसानों और मुख्तलिफ रिलीजन्स के दरमियान टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की अहमियत को वाज़ेह किया। उसी दौरान गुरु नानक ने भी अपनी टीचिंग्स के जरिए सोशल एंड रिलीजियस हार्मोनी प्रमोट की। अब बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, जो कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। उसने गॉड की इबादत को सिर्फ और सिर्फ सल्वेशन यानी निजात के एक जरिए के तौर पर देखा। इस मूवमेंट ने ना सिर्फ मजहबी बल्कि सोशल प्रैक्टिसेस को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली इन इंडिया। इन दोनों ने एक ऐसी सोच पेश की जो कि नेशनल यूनिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और इक्वालिटी पर मबनी थी। गुरु नानक, अ मिस्टिक यानी सूफी फ्रॉम द निर्गुणा स्कूल, ने सिखिज्म की बुनियाद रखी। वो कॉन्टेम्पलेशन यानी गौर व फिक्र में मशगूल रहते थे और कार्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल यानी अमल और रूह की मुंतकली के असूलों पर यकीन रखते थे। गुरु नानक ने कास्ट सिस्टम और रिचुअलिज्म यानी रस्म परस्ती की मुखालफत की, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इनके फॉलोअर बने। लोधी डायनेस्टी ने आर्ट, पोएट्री और आर्किटेक्चर को फ़रोग़ दिया। यही वजह है कि आज भी उनके दौर को एक रोशन दौर समझा जाता है। सिकंदर लोधी ने अपने वालिद की एक्सपेंशन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए किंगडम का इख्तियार बिहार तक बढ़ाया। आखिर में सैयद और लोधी सिलसिलों ने हुकूमत संभाली और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के ज़रिए सल्तनत को बरकरार रखने की कोशिश की। 1526 CE में इब्राहिम लोधी को मुग़ल बादशाह बाबर ने शिकस्त दी, जिससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। ये वाक़या सब कॉन्टिनेंट पाक व हिंद की तारीख में एक अहम मोड़ था, जिसने मुग़ल सल्तनत के आगाज़ की राहें हमवार की। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था? उसका जवाब है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 2, बलोच लोधी ने किस साल से हुक्मरानी शुरू की? उसका जवाब है ऑप्शन सी, 1451। क्वेश्चन नंबर 3, किस तहरीक ने मजहबी रिफॉर्म्स में अकीदत पर जोर दिया?
اس کا جواب ہے آپشن سی بکتی۔ اگر آپ کے قریب کوئی اسکول نہیں ہے یا جو پڑھتے ہیں وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا یا کسی وجہ سے کلاسز مس ہو رہی ہیں تو پاکٹ اسکول اردو آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ سیکھیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ہر بچے تک تعلیم پہنچ سکے اور کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل پاکٹ اسکول اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔